नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी केंद्र ईटानगर में। मैं हूँ आपका होस्ट गामी बोगो। श्रोताओं, हम आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण विषय, जो कि है अच्छे उत्पादन के लिए अंगुलिका संचय के उपरांत तालाब प्रबंधन की प्रक्रियाएं। Yes, my dear friends, the topic we have today is post-stock management practices in fish culture to enhance the production। इसी विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर बिपिन कुमार मिश्रा, जो कि है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट फिशरीज केवीके, ईस्ट कामेंग, पंपोली, अरुणाचल प्रदेश। सर, वेलकम टू आवर स्टूडियो। धन्यवाद सर, तो सबसे पहले हमारे जो श्रोताओं हैं उनको आप ये समझा दीजिए कि ये जो पोस्ट स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो है, असल में इसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम इसको कैसे समझ सकते हैं सर? जी जी जी, थैंक यू मैडम। जो भी मैनेजरियल प्रोसेस हैं, जो भी प्रबंधन की प्रक्रियाएं हैं, अंगुलिका संचय के उपरांत किसान भाई हमारी अंगुलिका संचय कर लेते हैं जून और जुलाई के महीने में। उसके बाद अच्छे उत्पादन के लिए जो भी प्रबंधन की प्रक्रियाएं की जाती हैं अच्छे ढंग से, वो ये संचय के उपरांत प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं। इसमें मुख्य रूप से जो फिंगरलिंग, स्टॉकिंग से और हार्वेस्टिंग तक जो भी प्रक्रियाएं हैं ये उसमें आती हैं। फिर सर, जब भी हम कोई भी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज टू बी प्रैक्टिस्ड। सो व्हाट आर द एक्टिविटीज विद द पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट लाइक? इसमें जो मुख्य रूप से प्रक्रियाएं की जाती हैं, जो एक्टिविटीज करते हैं, एक्टिविटीज टू बी डन आफ्टर स्टॉकिंग द फिंगरलिंग्स, दीज आर द मैनोरिंग। सबसे पहला है मैनोरिंग। हमारा मैनोरिंग है, फीडिंग है, फीडिंग मैनेजमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ मॉनिटरिंग है, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, उससे तालाब की गुणवत्ता का प्रबंधन बोलते हैं हम, और हार्वेस्टिंग है। और हार्वेस्टिंग के उपरांत भी एक महत्वपूर्ण घटक है, एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो है मार्केटिंग का। मार्केटिंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पे चर्चा करने की ज़रूरत है। और इन प्रक्रियाओं में आपका हम एक एक को लेके चल सकते हैं। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें क्योंकि ये जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण लगा सर, तो आप हमारे जो श्रोताओं हैं उनको एक एक करके अपना ये जो एक्टिविटी है आप इसको समझा दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मैन्यूरिंग के ऊपर। हम मैन्यूरिंग क्यों करते हैं सर, करना क्यों ज़रूरी रहता है सर? मैन्यूरिंग सामान्य रूप से किसान भाइयों की धारणा इस अरुणाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में देखा है हमने कि अंगुलिका संचय तो कर देते हैं, उसके उपरांत उसमें और मैन्योरिंग के लिए हमको क्या करना है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को प्राप्त नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में किसान भाई को करना क्या है, मैन्योरिंग बहुत जरूरी घटक है तालाब की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जैविक उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, और आर्टिफिशियल फीडिंग पे जो हमारा खर्चा लगता है उसको कट डाउन करने के लिए, जिससे कि हमारा लाभ बढ़ सके तालाब से। उसके लिए मैनोरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जिसके अंतर्गत हमारे दो तरीके के मैन्योर हैं। एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है ऑर्गेनिक मैन्योर, जिनको हमको तालाब में अच्छी उत्पादकता के लिए उपयोग में ले आना चाहिए। फिर सर, मैं यहीं पे आपको थोड़ा रोकना चाहूँगी सर। जब हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो कई बार हमसे उसमें पेड़ पौधों के ऊपर लगाए जाते हुए सुनने को मिलते हैं। तो ये जो मछलियाँ हैं, मोर प्रिफरेबल आपको क्या को लगता है? ऑर्गेनिक इज फॉर मोर प्रोडक्टिव और लाइक इनऑर्गेनिक मैन्योर इज प्रोडक्टिव? आप इसके ऊपर नहीं, ऑर्गेनिक मैन्योर तो अच्छा ही है, और दूसरा ये हमारा हिल स्टेट है, यहाँ हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में हमारे पास एक बहुत ही सुलभ रूप से उपलब्ध यहाँ पे है, जो कि एक वाइल्ड कोल है। वाइल्ड कोल है जिसमें महत्वपूर्ण एक अवयव है, बनाना स्टेम है, वो अच्छे से मिल जाता है, मीन्स इजिली अवेलेबल है। उसको भी हम तालाब में इनऑर्गेनिक जो हमारा मैन्योर एप्लीकेशन करते हैं उसको अवॉइड करते हुए उसको अप्लाई करने से, तो उससे हमारा दो फायदा होता है। एक तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है, और दूसरा कुछ उसमें महत्वपूर्ण रस होते हैं जो तालाब में मिलते हैं, उससे भी तालाब की उत्पादकता बढ़ती है। और ऐसी दशा में हम जो इनऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग करते हैं उसको कट डाउन कर सकते हैं।
दिस अ ग्रेट नॉलेज। एंड सर लाइक जैसे आपने बोला दूसरा एक्टिविटी है फीडिंग मैनेजमेंट को लेके, तो लाइक अभी सर्दी के मौसम आ रहा है, तो कई बार मतलब जितने भी जीवित ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन लोगों का जो खान पान मतलब गर्मी के मौसम में अलग, सर्दी के मौसम में अलग, कुछ ऐसे मतलब व्यवस्था होते हैं। तो सर मछली की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका जो फीडिंग मैनेजमेंट कैसा रहता होगा सर्दी और गर्मी के मौसम? जी जी मैडम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। और ये दोनों, चूंकि मछली एक हमारा जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उसके जो ब्लड का टेम्परेचर है, उसके जो ब्लड का एडजस्टमेंट है वो वाटर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। वाटर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। मछली के केस में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है बॉडी का वो बढ़ जाता है। वो बढ़ जाता है तो फीड का डिमांड भी बढ़ जाता है। फीड का डिमांड बढ़ जाता है तो उस टाइम जो हमारा FCR होता है, फ्लैश कन्वर्जन रेशियो, फ्रॉम फूड कन्वर्जन टू फ्लैश कन्वर्जन रेशियो, वो भी बढ़ जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, मछली ज़्यादा खाती है, फीड का डिमांड भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा खाएगी भी, और उसका फीड मांस में भी ज़्यादा परिवर्तित होगा गर्मी के दिनों में। और ठंडी के दिनों में क्या होता है कि BMR घट जाता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट घट जाता है तो फीड का डिमांड भी घट जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसान भाई हमारा जिस रेट से फीड कराते रहते हैं मछली को, उसी रेट से फीडिंग वो ठंडी के दिनों में भी कराते रहते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो एक्सेस फीड हो जाता है, मछली तो खाएगी नहीं उतना, और वो एक्सेस फीड हमारा तालाब में जमा होते रहता है। वो तालाब में जब जमा हो जाता है वो, तो वहाँ पे जाके वो एक निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और वो ऑक्सीजन के लिए कम्पीट करता है। जो ऑक्सीजन हमारी मछली को अवेलेबल होनी चाहिए वो फीड अपने डिकम्पोजिशन में यूटिलाइज कर लेता है। दूसरा क्या है कि हाई ऑर्गेनिक लोड हो जाता है तो एल्गल ब्लूम डेवलप हो जाते हैं, वो भी ऑक्सीजन डिफिशियंसी क्रिएट करते हैं। और अचानक ऐसी स्थिति में कभी कभी मछलियों में बीमारी भी लगने लगती है। और कभी कभी सुबह के टाइम में अचानक ऑक्सीजन 3 से 4 बजे के बीच में कम होता है। और सुबह जब किसान भाई हमारा 7-8 बजे फीडिंग कराने जाता है तालाब पर, तो मछली उसको मरी हुई मिलती है। ऐसी दशा में किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इस नुकसान से बचने के लिए फीडिंग मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, जिसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे करना है और कैसे उसको एडजस्ट करना है। जी सर। फिर सर जैसे आपने बोला कि किसान जो है मतलब मरते हुए मछली को पाए जाते हैं, मतलब तो लाइक सर हाउ टू वी मॉनिटर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द फिश? सर इसके ऊपर भी आप थोड़ा बता दीजिए कि ग्रोथ और हेल्थ को मॉनिटर हम कैसे करें? ग्रोथ और हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पीरियाडिकल नेटिंग करते हैं। इनको करने के लिए जैसे हम अपने लिए एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, ऐसे मछलियों में भी स्टॉकिंग करने के बाद हमको हर मंथ में 2 बार या मिनिमम 1 बार कम से कम जाल चला के मछलियों को हमको निकाल के थोड़ा सा देखना है। जो भी आ रही है मछली, जितना भी पीस आ रहा है उसको कम से कम 10 से 20 मछली का उसका ग्रोथ को रिकॉर्ड करना है कि इस महीने में कितना ग्रोथ हुआ है, उसका लेंथ कितना है और वेट कितना है। उससे हमको पता चलता है कि हमारी मछली बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, क्यों नहीं बढ़ रही है, उस पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक्सपर्ट की राय ले करके हमको उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा मैडम, अभी मैं कह रहा था कि चूँकि फीडिंग मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा किसान भाइयों को। एक तो आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी पांड की हमको देखनी है, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है कि हर महीने तालाब में हमको ऑर्गेनिक मैन्योर का उपयोग करना है। ऑर्गेनिक मैन्योर के अंतर्गत हमारा 2 तरीके का है। एक तो काऊ डंग को यूज कर सकते हैं हम। काऊ डंग पशुपालन से हमारा मिल जाता है आराम से। जो लोग किसान भाई गाय रखते हैं, पशुधन रखते हैं, तो पशुधन से मिल जाता है। कुछ किसान भाई हमारा पिगरी भी करते हैं और पोल्ट्री भी करते हैं, तो उसको भी हम उपयोग में यहाँ ला सकते हैं। और जो हमारा काऊ डंग है उसका रेट है 10,000 से 15,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। उसको करने से
किसान भाई के तालाब की उत्पादकता हमारी बढ़ जाती है और उसको हमको बराबर किस्तों में बांट लेना है, एक बार में नहीं उपयोग करना है, नहीं तो वो नुकसानदायक हो जाएगा। उसको कम से कम 10 स्प्लिट डोजेज में 10 भाग में कर लेना है और हर मंथ में उसको 10,000 को हमको हर मंथ में भाग कर लेना है, तो करीब 1,000 किलोग्राम आया जी। तो 1,000 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में हमको गोबर को, कच्चा गोबर को, उसको हमको तालाब में अप्लाई करना है। और उससे क्या होता है कि हमारा जो बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है तालाब की वो अच्छी हो जाती है। अब बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को हम कैसे मेजर करेंगे उस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे हमारे किसान भाइयों को। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का जो अमाउंट होना चाहिए वो 2 ml पर 50 लीटर ऑफ वाटर होना चाहिए। अब इसको किसान भाई मेजर कैसे करेंगे, उनके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि हम मेजर कैसे करेंगे इसको, कैसे सर देखना है कि वो 2 ml हो गया, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो हमारा घर में मग यूज होता है वो मग 1 लीटर का होता है, ठीक है। उस मग से हम 50 लीटर वाटर को एक प्लैंकटन नेट आता है जो मसलिन क्लॉथ का बना होता है, वो नहीं होने से आप घर में भी उसको चाय के जैसा वो फ्लास्क होता है उसको एक वायर का स्टैंड बना के और उसमें हम वो मसलिन क्लॉथ को लगा के नीचे एक ग्रेजुएटेड टेस्ट ट्यूब डाल देते हैं उसमें, उसको बांध देते हैं। तो उस टेस्ट ट्यूब में मार्क बना होता है 5 ml 10 ml, वो मार्केट में मिल जाती है, आपको नहीं मिलने से तो मेडिकल शॉप पे भी मिल जाएगी। उसको लगा के नीचे में थ्रेड से बांध देना है वो मसलिन क्लॉथ में और अच्छे से पैक करना है, राउंड सर्किल शेप में बना लेना है, कोनिकल। उसमें 50 लीटर वाटर को हम फिल्टर करते हैं। 50 लीटर वाटर को तालाब की अलग अलग जगहों से हम उठा के 50 लीटर को फिल्टर करते हैं। उसके बाद टेस्ट ट्यूब में जो बचा हुआ पानी है उसमें हम 1 चुटकी घर में जो खाने वाला नमक है उसको डालते हैं। उसको डालने से क्या होगा कि जो हमारे बायोलॉजिकल प्लैंकटन्स हैं वो जीवित होते हैं, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन, वो मर जाते हैं और वो नीचे सेटल हो जाते हैं। उसका अमाउंट अगर उस ग्रेजुएटेड ट्यूब में, मार्क वाली ट्यूब में 2 ml आता है, वो सेटल होने के बाद ऊपर पानी चला जाएगा, नीचे वो सेटल हो जाएंगे। अगर वो 2 ml रह जाता है तो हमको समझना चाहिए कि हमारे तालाब की बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी गुड है और हमारे मछली को खाने के लिए सफिशिएंट प्राकृतिक फूड उपलब्ध है तालाब में। अगर वो कम है तो हमको विशेष रूप से ऑर्गेनिक मैन्योर की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा देना है। ऐसी परिस्थिति में तो उसमें हम 10 से 20% और ऑर्गेनिक मैन्योर की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तो इससे तालाब की उत्पादकता अच्छी हो जाती है। दूसरा क्या है कि जो हम मैन्योर दे रहे हैं वो अच्छी तरीके से हमारे पानी में भी आना चाहिए, उसका मीन्स जो एलिमेंट्स है उसको करने के लिए हम लाइम का उपयोग करते हैं। लाइम क्या करता है कि हमारे तालाब में भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके रिलीज को बढ़ा देता है, वाटर क्वालिटी को भी अच्छा करता है और जो कैल्शियम की अवेलेबिलिटी है वो भी चूने से पूरी हो जाती है और हमारे मछलियों को भी फायदा होता है उससे। जो मछलियों की भी दौड़ भाग होती है उसमें मसल्स कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें एक कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम पंप होता है, उसमें भी ये मदद करता है, कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है और उससे मछलियों की ग्रोथ अच्छी होती है। फिर सर जब हम मछली की ग्रोथ की बात करते हैं तो फूड इज़ नेसेसरी एंड देन मैन्योरिंग इज़ ऑल्सो नेसेसरी, जैसे आपने बोला। फिर बात सर वहीं पे आते है कि वाटर क्वालिटी इज़ ऑल्सो नेसेसरी। तो ये जो वाटर क्वालिटी को हम मॉनिटर कैसे कर सकते हैं पॉन्ड में सर? वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारे जो तालाब का लेवल है वो 1 से 1.25 मीटर तक होना चाहिए। मिनिमम 1 मीटर और मैक्सिमम 1.25 मीटर, 1.25 मीटर मैक्सिमम। हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात क्यों कर रहे हैं कि अगर 1 मीटर से कम होगा वाटर लेवल तो क्या होगा, ऑर्गेनिक लोड बढ़ने लगेगा और मछलियां डिस्कम्फर्ट जोन में आ जाएंगी, अनकम्फर्ट फील करेंगी, ग्रोथ स्ट्रेस में होंगी और ग्रोथ अच्छी नहीं होगी उनकी। दूसरा क्या होगा, अगर 1.25 मीटर से ऊपर उनका वाटर लेवल होता है, कोई ज़्यादा गहरा गड्ढा कर देता है किसान भाई
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमारे मछली को ऊपर आने के लिए एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जो ऊर्जा फ्लैश में कन्वर्ट होनी चाहिए वो उनके आने जाने में ख़त्म हो जाती है, और मछली की जो एक वृद्धि होनी चाहिए, मांस में कन्वर्ट होना चाहिए ऊर्जा, वो आने जाने में लग जाती है ज़्यादा। तो इसलिए अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाती है। इसलिए सबसे पहले तो डेप्थ को मेंटेन करना है। ठीक है जी। दूसरा चीज़ ये है इसमें कि ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है जी। मिनिमम ऑक्सीजन, जो एक ऑप्टिमम ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए वाटर क्वालिटी के लिए, वो 5 to 6 ppm होना चाहिए। 5 से 20 ppm तक की रेंज है इसकी, लेकिन 5 to 6 ppm अच्छा माना जाता है। इससे कम अगर ऑक्सीजन होता है तो मछली को हमारे परेशानी होती है। और नॉर्मली ठंडी के दिनों में अक्सर किसान भाइयों को ये समस्या आती है ठंडी के दिनों में कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, उनको पता नहीं होता है, मछली आके ऊपर जंप करने लगेगी, इनगल्प करने की कोशिश करेगी। किसान भाई हमारा समझ नहीं पाता और कभी कभी इसमें उनको बहुत बड़ी क्षति हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जब ऑक्सीजन डिप्लेट हो पांड में, वो उसका पता हमको पहले से लग जाता है, मछली आके ऊपर सांस लेने लगती है, इनगल्प करने लगती है। हम रोज तालाब पे जाना चाहिए इसके लिए हमको सुबह शाम, और जब जाएंगे हम देखेंगे तभी इन चीज़ों का पता चलेगा। और जब भी मछली हमको लगे कि ऊपर आके सांस लेने की कोशिश कर रही है तो हमको ये समझना चाहिए कि ऑक्सीजन लेवल तालाब में कम हो रहा है। और इसको ठीक करने के लिए, ऑक्सीजन लेवल को ठीक करने के लिए हमको क्या करना है कि अचानक अगर ऑक्सीजन लेवल डिप्लेट होता है तो हमको कहीं बाहर अगर वाटर सोर्स है तो उससे पंप से लिफ्ट करके पानी को उसमें सर्कुलेट करना है तालाब में। अगर कहीं बाहर सोर्स नहीं है तो उसी तालाब के पानी को हमको बाहर से लिफ्ट करना है, उसी तालाब में फिर डाल देना है। तो उसमें एयर मिक्स हो जाएगा। एयर मिक्स होने के बाद में ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाएगा। किसान भाई के पास अगर पंप अवेलेबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं, हर किसान के पास पंप नहीं होता है जी, बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि बांस, बम्बू होता है ना, बम्बू से तालाब के पानी को पीटना चाहिए। उससे भी सरफेस ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन उसमें मिक्स हो जाएगा और काफी हद तक ऑक्सीजन की जो डिफिशियंसी है उसको हम मैनेज कर लेते हैं। और तीसरा बेटर ऑप्शन क्या है, उसको भी नहीं कर सकते हैं तो कोल का स्टेम अगर मिलता है, हमारा जो ये वाइल्ड वैरायटी है इसमें फल जल्दी नहीं आते हैं, तो ये नेचुरली बहुत ही स्ट्रांग होता है और बहुत ही बेनिफिशियल है फिश पॉन्ड के लिए। इसको एक 3-4 फीट का टुकड़ा करके और तालाब में हमारे डाल देना है। और वो जब सड़ेगा तो भी तालाब में खाद का काम करेगा और जब तक लाइव कंडीशन में रहेगा पानी को भी हिलाते रहेगा और जो उसके सिक्रीशन से वो निकलते हैं वो वाटर क्वालिटी को भी अच्छा करते हैं। उसमें फास्फोरस होता है जो फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को भी बढ़ा देता है। ये करके किसान भाई हमारी ऑक्सीजन डिफिशियंसी को ठीक करते हैं। और इसके बाद भी हमको चूने का भी हर महीने प्रयोग करते रहना है। करीब 400 से 500 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर की दर से एक साल में हमको प्रयोग करना है। और इसको जैसे हमने गोबर के लिए बताया था कि 10 स्प्लिट डोज में कर लेना है, ऐसे इसको भी हमको 10 स्प्लिट डोज में कर लेना है। मीन्स अगर हम 500 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टेयर उपयोग कर रहे हैं तो इसको 10 किस्तों में बांट लेंगे तो करीब 50 किलो आएगा, 50 किलो प्रति हेक्टेयर आएगा। और 50 किलो प्रति हेक्टेयर चूना हमको हर महीने अपने तालाब में अप्लाई करना है। इसकी बहुत बड़ी कास्ट नहीं होती, 9 रुपये 10 रुपये किलो चूना मिल जाएगा जी। ठीक है जी। तो करेंगे तो इससे किसान भाई हमारे लाभ की स्थिति में रहेंगे और उनकी मछलियों का विकास भी अच्छा होगा, उत्पादन भी अच्छा होगा, लाभ भी अच्छा होगा जी। तो सर 2 प्रकार के पॉन्ड देखे जाते हैं, जैसे कि एक हो गया आप मिट्टी से बना हुआ एक पॉन्ड, मतलब नेचुरल, और दूसरा हो गया एक कंक्रीट पॉन्ड जो सीमेंट से, ब्रिक से बना हुआ। तो सर आपके तरफ से क्या मानना है कि लाइक कौन से पॉन्ड में ज्यादा फिश जो है मतलब प्रोडक्टिव रहता है, हेल्दी रहता है? तो लाइक हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो नेचुरल होता ही है जी, बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे संभावना नहीं है, सीपेज ज्यादा होता है जी, पानी नहीं रुकता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे तो कंक्रीट और लाइनिंग उसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है, उसको हमको उपयोग में लाना चाहिए। लेकिन जो कंक्रीट पॉन्ड है और जो लाइनिंग कर देते हैं उसमें थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत होती है। क्योंकि तारपुलिन की लाइनिंग जब हम किए रहते हैं तो गर्मी के दिन में उसमें इवापोरेशन
जल्दी होगा, इवापोरेशन रेट बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में वाटर लेवल को मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी होती है और कम से कम 1 से 1.25 मीटर तक उसमें पानी का लेवल बना रहना चाहिए मछली के अच्छे उत्पादन के लिए। और जो कंक्रीट वाला है, कंक्रीट वाले में भी नीचे मछलियां उनकी सतह से रगड़े ना, इसलिए करीब आधा फीट तक 15 से 30 सेंटीमीटर तक एक अच्छी क्वालिटी की सॉइल नीचे हमको बिछा देनी चाहिए, जो कि तालाब के पानी को भी ठीक रखती है, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी करती है, बायोमैनिपुलेशन का काम करती है और मछलियां रगड़ती नहीं, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते। फिर सच जब हम पोंड की बात करते हैं तो लाइक पोंड जब बारिश के मौसम में स्पेशली ऐसे कई बार हो सकता है कि लाइक मतलब द पोंड में हैव कवर्ड द लिमिटेशन ऑफ वाटर, लाइक पानी ज्यादा हो सकता है, तो इसमें हम लोग मतलब लॉन्ग रेन में हम लोग पोंड को हम कैसे केयर कर सकते हैं सर? लॉन्ग रेन में करने के लिए हमको तालाब में 2 चीज़ों का प्रबंधन रखना चाहिए। तालाब में हम बनाते हैं तभी हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि इनलेट और आउटलेट 2 चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। इनलेट होना चाहिए, आउटलेट होना चाहिए और ओवरफ्लो होना चाहिए। जब रेन ज़्यादा हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि अगर ओवरफ्लो नहीं है तो तालाब ऊपर से फ्लडेड हो जाता है और जो हमारी मछलियाँ हैं वो उससे बाहर चली जाती हैं। तो कई बार ऐसी कंडीशन में किसान भाई को लगता है हमने तो इतना संचय किया था पर मछलियां तो जा चुकी होती हैं, उनको तो उत्पादन मिलता नहीं है उतना, तो फेडअप हो जाता है किसान, होपलेस होता है। इसलिए ओवरफ्लो रखना चाहिए और ओवरफ्लो में जाली लगा के रखनी चाहिए कि जो भी अतिरिक्त पानी आ रहा है वर्षा का वो हमारा उससे निकल जाए। और किसान भाई को कोशिश करना है कि डायरेक्ट बारिश का पानी एंट्री नहीं होने देना है। ऐसा चैनल बना के रखना है कि डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्ट वे में, मीन्स वो एक चैनल के थ्रू आना है और बीच में एक कंट्रोल बनाना है जिसमें छोटा सा एक सीमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, उसमें आता है तो कुछ सिल्ट होता है, तो उस गड्ढे से होके और फिर स्क्रीन लगा देते हैं, जाली लगा देते हैं, तो पानी तो जाएगा पर जो गार्बेज मटेरियल है कुछ वो तालाब में नहीं जाता है एक्सेस रेन की कंडीशन में। तो इससे भी वाटर क्वालिटी गड़बड़ नहीं हो पाती है। कई बार क्या होता है सिल्ट ज़्यादा चला जाता है बारिश से, तो मछलियों में ऑक्सीजन लेने के लिए, मीन्स एब्जॉर्ब करने के लिए, सांस लेने के लिए क्या होता है कि गिल्स होती हैं और ये सिल्ट बहुत माइन्यूट होता है, सेडिमेंटेड सॉइल होती है, वो जाके गिल में हमारे सेटल हो जाती है, चोक हो जाती है। तो जो उनकी रिस्पायरेटरी सरफेस है वो चोक हो जाएगी, तो उनको सांस लेने में कठिनाई होती है और ज़्यादा हो जाता है तो कई बार इसमें जो हमारी मछली है उसकी मृत्यु भी हो जाती है और इसमें किसान भाई को नुकसान हो जाता है। सर इसी पे अगर हम उसकी अगर ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो इनके वहीं पे मतलब पानी की कमी हो गई तो वो पोंड को हम कैसे केयर कर सकते हैं सर? ड्रॉट की कंडीशन में हमको कोशिश ये करनी है कि वाटर लेवल को मेंटेन रखना है जी, ठीक है। वाटर लेवल मेंटेन रखने के लिए जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं उससे हमको वाटर लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करना है। अगर आपको लग रहा है कि ड्रॉट कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो रही है और ये प्रिवेल करेगी, आजकल जो हमारा मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है वो भी पहले से अनाउंस कर देता है कि इतना दिन बारिश होगी, इतना दिन बारिश नहीं होगी। तो हाँ, वेदर फोरकास्ट का भी उपयोग लेना है, मोबाइल में भी आ जाता है। और ऐसी कंडीशन में अगर वेदर फोरकास्ट में ऐसा आ रहा है कि ड्राट प्रिवेल करेगा, लॉन्ग टाइम प्रिवेल करेगा, तो हमको उस समय में हार्वेस्ट कर लेना अच्छा होता है। हार्वेस्ट करके जो मिल रहा है उसको रेट को लेके और हमको हार्वेस्ट कर लेना है और फिर लीन पीरियड में अपने तालाब को फिर से प्रिपेयर करना है नेक्स्ट टाइम के लिए। अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम हमको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो चूंकि अगर ड्राट कंडीशन में हमने कंटिन्यू कर दिया तो मछली हो सकता है कि हमारी ड्राट की वजह से मर जाए। तो इससे बचने के लिए बेटर है कि तालाब में जो मछली है उसकी निकासी करके और मार्केटिंग करके हम अच्छे से उसका लाभ ले सकते हैं। फिर सर क्योंकि ये पोंद बहुत महत्वपूर्ण एनवायरनमेंट है, हैबिटेट है फिश के लिए, ये जो पोंड केयरिंग जब हम समर एंड विंटर सीजन्स की बात करते हैं, अभी सर्दी का मौसम अभी आ ही रहे लगभग लाइक अक्टूबर से शुरू हो जाते हैं हमारे अरुणाचल राज्य में, तो इसका जो केयरिंग है इज इट डिफरेंट फ्रॉम दी समर केयरिंग? लाइक विंटर में इसका क्या मतलब एक्स्ट्रा से केयरिंग करना ज़रूरी है या फिर समर में जैसे था वैसे ही मतलब? जी 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 मैडम, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका विषय है।
और थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है केयरिंग पे। ओके। जैसे हमने बात की कि हमारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो 10 डिफरेंट डोजेज में बांट लेते हैं उसको हम। जो फिश कल्चर होता है नॉर्मली हम मानते हैं कि 1 ईयर का होता है, लेकिन हमने 10 की बात करी थी जी। इसलिए कि 12 को हमने 10 में कन्वर्ट कर दिया। ओके। जो 12 डोज होना चाहिए था वो 10 में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए हम करते हैं कि ठंडी के दिनों में जो हमारा नॉर्मली दिसंबर और जनवरी वो पीक विंटर सीजन होता है, तो जो हमारा ऑर्गेनिक मैन्योरिंग है उस टाइम में हम उसको स्टॉप कर देते हैं। ओके। स्टॉप कर देते हैं। उस टाइम में मछलियाँ कम खाती हैं, ओके। तो उनका जो ये है BMR है वो डाउन चला जाता है, फ्लैश कन्वर्जन रेशियो भी घट जाता है, तो खाती भी कम है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर को भी हमको कम कर देना चाहिए, क्योंकि मछलियाँ खाएंगी नहीं तो जो ऑर्गेनिज्म उसमें बचा हुआ है, मछलियाँ खा नहीं रही हैं, वो भी कम्पीट करेंगी ऑक्सीजन के लिए। तो वैसा कर देने से तो ऑक्सीजन डिप्लेशन की समस्या नहीं होती। ज़्यादा लोड हो जाता है ऑर्गेनिक तो मछलियों में सेकेंडरी इन्फेक्शन होने लगता है, डिजीज के चांसेस हो जाते हैं, माइक्रोबियल अटैक्स हो जाते हैं। जी। तो इसलिए ठंडी के दिनों में थोड़ा सा केयर डिफरेंट हो जाता है, इसका हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। और चूने का प्रयोग परंतु हमको ठंडी में भी बराबर रूप से करना है। ऑर्गेनिक मैन्योर और इनऑर्गेनिक की एप्लीकेशन हमको डाउन करनी है, लेकिन चूने का प्रयोग बराबर रूप से हमको करते रहना। ओके सर, जैसे आपने बोला डिजीज के बारे में, तो लाइक हाउ कैन वी मैनेज द पेस्ट एंड डिजीजेस इन द फिश, लाइक स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द फिश पॉन्ड, तो हम वहाँ पे कैसे ये सब पेस्ट एंड डिजीज को मैनेज कर सकते हैं? पेस्ट एंड डिजीज को मैनेज करने के लिए देखिए, एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। शुरू से ही हम प्रबंधन की बात कर रहे हैं, और शुरू से ही अगर हमने केयर कर लिया, हाइजीन अपने तालाब की मेंटेन रखी, वाटर क्वालिटी को मेंटेन रखा, तो नॉर्मली तो पेस्ट एंड डिजीज आएगा नहीं। बिल्कुल। ठीक है। कुछ कुछ एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, आर्गुलस है, लर्निया है, वो आ जाते हैं। उसके लिए एक्टोपैरासाइट को रिमूव करने के लिए साल्ट का हम सोल्यूशन बना के उसमें 15 से 30 सेकेंड तक बात करा के और फिर से तालाब में रिटर्न कर देने से एक्सटर्नल पैरासाइट रिमूव हो जाते हैं। और कई बारी क्या होता है कि अगर इन्फेक्शन हो जाता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है जाल चलाने में या कहीं लग गया या मछली रगड़ गई तालाब में, कंक्रीट से रगड़ गई, कंक्रीट पांड में नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, तो हर केबीके में हमारे एक्सपर्ट हैं। और वो नहीं भी होने से कहीं भी किसी एक्सपर्ट को आप कॉल करके वीडियो कॉल पे या वीडियो मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप अपनी पिक को भेज के उसकी सलाह के द्वारा आप ट्रीटमेंट का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मली हर महीने अगर हम कहीं इन्फेक्शन दिख रहा है तो पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा होती है जो इजीली अवेलेबल होती है ये मेडिकल शॉप पे, उसको लेके और उसमें 5 to 10 ppm का सोल्यूशन बना के 15 से 30 सेकेंड तक जाल में रख के मछलियों को हम उसमें वाटर बाथ करा देते हैं। और कभी कभी नहीं निकाल सकते हैं तो हम उसका घोल को बना के और सरफेस पे स्प्रेड कर देते हैं। उससे भी इससे काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। सर, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द हार्वेस्ट ऑफ द फिश, कब हमें हार्वेस्ट करना चाहिए फिश को? मछलियों की ग्रोथ मीन्स हम ये मानते हैं कि एक सीजन में टेबल साइज की हो जानी चाहिए। टेबल साइज फिश बोलते हैं हम कि 800 से 1000 ग्राम इसका ग्रोथ हो जाना चाहिए अच्छे तालाब में। तो तब हमको हार्वेस्ट करना चाहिए जब 800 से 1000 ग्राम के बीच में इसका ग्रोथ हो जाता है, तो उस टाइम में इसको हार्वेस्ट करना अच्छा रहता है। इसके बाद ज़्यादा देर तक रखते हैं तो ज़्यादा एज में क्या होता है, मछली खाती तो ज़्यादा है पर उसका ग्रोथ उतना नहीं मिलता है। एक हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड वो है जी। तो इस स्टैंडर्ड उस पे जो है वो इस टाइम में हार्वेस्ट करना चाहिए। मतलब टेबल साइज की हो जाए, मीन्स 800 से 1000 ग्राम की हो जाए तो उस टाइम हमको इसको हार्वेस्ट कर लेना है। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे मछली उगाते हैं पर उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, तो लाइक व्हाट वुड बी द मार्केटिंग स्ट्रेटजी? आपको क्या लगता है, यू बीइंग एन एक्सपर्ट, सो दैट हमारे जो किसान हैं उन लोगों को लगे कि ये लाभदायक ये एक बिजनेस है जी। तो आपको क्या लगता है ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसा रहना चाहिए? मार्केटिंग स्ट्रेटजी थोड़ा सा किसान को हमारे अटेंटिव होना है और स्मार्ट होना है। स्मार्ट मीन्स किसान को क्या करना है, किसान भाई क्या करते हैं कि एक किसान हार्वेस्ट कर रहा है, बगल में सेम डे में दूसरा भी हार्वेस्ट करना लगता है जी। इस माइंडसेट से हमको बचना है। मीन्स आज हमारे
एक फार्मर की हार्वेस्टिंग हो रही है तो उस दिन हमको अपनी हार्वेस्टिंग नहीं करनी है, Okay. क्योंकि वो हार्वेस्ट करेगा, सेल करेगा, उस लोकेलिटी के लोग, उस एरिया के लोग उस दिन उससे मछली खरीद लेंगे, ज्यादा सरप्लस हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। सेम बिजनेस चल रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी तो रेट हमको अच्छा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इसलिए हार्वेस्टिंग भी हमको फेज वाइज करनी है, फेज मैनर में करनी है, Okay. और टेबल साइज फिश की करनी है। और फेज वाइज करने से क्या होगा कि हमको उसके लिए मार्केट भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, रेट भी अच्छा मिलेगा और किसान भाई को हमारे लाभ भी अच्छा होगा। Sir, before we actually finish our today's conversation, if you have any message for our listeners today, तो अगर आपकी तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे जो आज के श्रोताओं हैं, किसान भाई बहन हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों के लिए एक विशेष मैसेज है हमारी तरफ से। मैं यहाँ करीब 13-14 ईयर्स हो गया Okay. जो मैं एक अनुभव कर रहा हूँ यहाँ पर। किसान भाई हमारा बहुत ही मेहनती है। Okay. वो मछली पालन के व्यवसाय को बहुत तन्मयता से करता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे किसान भाई हमारे ध्यान नहीं देते हैं। उसको ध्यान देने से जैसा कि अभी हमने बताया, हमने इस टॉपिक को ही कवर किया इसीलिए कि संचय के उपरांत प्रबंधन प्रक्रियाएं क्या क्या होनी है। इन प्रक्रियाओं को अपनाने से मीन्स छोटी छोटी चीजों को किसान भाई हमारे, जैसे वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कितनी है और मार्केटिंग कैसे करनी है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को किसान भाई हमारे इग्नोर कर देते हैं। इसलिए इनका उत्पादन कम रहता है। पीएच कितना होना चाहिए। नॉर्मली क्या है कि पीएच जो हमारा हिल रीजन है इसमें ह्यूमस वाटर के साथ आता है। ऊपर पहाड़ी से पत्तियां जो होती हैं वो सड़ती हैं, वो पानी के साथ आ जाती हैं, तो ह्यूमस मटेरियल भी कई बार तालाब में आ जाता है। ह्यूमस आने से क्या होगा कि जो पानी है हमारा वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर हो जाता है, और अच्छे उत्पादन के लिए तालाब का पानी को हमेशा थोड़ा सा एल्कलाइन होना है। एल्कलाइन मीन्स जो हमारा पीएच रेंज है वो 0 से लेके 14 तक की होती है। ये 7 तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन 7.5 to 8.5 मैक्सिमम 9 तक पीएच अगर होता है तो हमारी मछली के लिए ग्रोथ अच्छी होती है। तो जो हमारे चूंकि ज़्यादा हिल एरिया में फिश पॉन्ड हैं जिन किसान भाइयों के, उनको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। पीएच के लिए सिंपल टेस्ट होता है, एक स्ट्रिप आती है, उसको लेके देखना है। पीएच अगर 7 से कम है तो चूने का उपयोग, चूने की मात्रा को बढ़ा देना है, उससे पीएच लेवल अच्छा हो जाता है और किसान भाई का उत्पादन बढ़ जाता है। क्योंकि पीएच अगर कम रहेगा तो बहुत सारे केमिकल पैरामीटर हैं जो चेंज हो जाते हैं और हमारे किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसलिए पीएच का भी छोटी सी चीज़ है किसान भाई। इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं किसान भाई तो निश्चित रूप से उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो श्रोताओं, ये थी हमारे साथ डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा, जिन्होंने हमें आज अच्छे उत्पादन के लिए अंगुलिका संचय के उपरांत तालाब प्रबंधन की प्रक्रिया के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। अब मुझे यानी गामी बोगो को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।